नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि घोषणा से पहले घोषणा। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस की अगली लिस्ट जल्द आ सकती है। पार्टी इस लिस्ट में दिग्गजों को टिकट दे सकती है। वहीं उम्मीदवारों की सूची जारी होने से पहले कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से चुनावी मैदान में उतार सकती है। और इस बीच दिग्विजय सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चुनाव लड़ने की बात को लेकर के बड़ा दावा करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो राजगढ़ का बताया जा रहा है जिसमें दिग्विजय सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मुझे बताया गया कि मुझे चुनाव लड़ना है। ये चुनाव दिग्विजय सिंह का नहीं है, ये चुनाव नौजवानों को लड़ना है, ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है, ये चुनाव गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में आपको लड़ना है। ये वीडियो में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मुझे संकेत दिया गया है। जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह मेरे जीवन का आखिरी चुनाव होगा और मुझे उम्मीद है कि लोग मेरा और कांग्रेस का समर्थन करेंगे। राजगढ़ का प्रतिनिधित्व वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रोडमल नागर करते हैं, जिन्होंने 2014 और 2019 में जीत हासिल की थी। रोडमल नागर इस बार भी आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। दिग्विजय सिंह के राजगढ़ से चुनाव लड़ने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चुनाव के लिए कोई 30 साल बाद वापस अपने घर आ रहे हैं। वे पहले भोपाल से चुनाव लड़े थे, भोपाल से इस बार क्यों नहीं लड़ रहे हैं? सीएम ने कहा है कि ये तो आपकी सीट है, जहां आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां कौन आपको मना कर रहा है? पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं और वे लगभग 33 वर्ष बाद राजगढ़ की धरा से चुनावी मैदान में हैं। और यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यह उनका आखिरी चुनाव हो सकता है, जिसमें उन्हें यकीन है कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जनता उन पर फिर से विश्वास जताएगी। उन्होंने कहा है कि हमारे सभी मुद्दे स्थानीय रहेंगे, जिनको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि राजगढ़ में जितने भी विकास के कार्य हुए हैं वे सभी हमारे सामान्य और समय पर स्वीकृत हुए हैं। कुछ नया किसी ने नहीं किया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 29 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। वहीं दूसरी तरफ कई सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को टिकट का अभी भी इंतजार बाकी। इसी दौरान एक और खबर सामने आई है कि टिकट की घोषणा होने से पहले ही कांग्रेस के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने शहडोल लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। यानी यह माना जा सकता है कि लोकसभा सीट जो शहडोल की है उसकी तस्वीर लगभग साफ हो गई है। कांग्रेस की तरफ से पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने शुक्रवार को अनूपपुर कलेक्ट्रेट पहुंच करके अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। फुंदेलाल सिंह मार्को के अनुसार आगे वे पार्टी के सिंबल के साथ पर्चा भरेंगे। ऐसा पहली बार है जब कांग्रेस की ओर से बिना अधिकृत नाम के किसी उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया हो। आपको बता दें कि फुंदेलाल सिंह मार्को पुष्पराजगढ़ से विधायक हैं। वे लगातार 3 बार से विधायक हैं। पहले चरण की 6 लोकसभा सीटों पर अब तक 16 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। सीधी से बीजेपी के बागी सांसद अजय प्रताप सिंह ने गोड़वाना गणतंत्र पार्टी से नाम दाखिल किया है। दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं कि मुझे संकेत मिले हैं, पार्टी से कहा गया है, तो मैं तैयारी कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं वो एक बार सुनते हैं, फिर हम चर्चा को शुरू करते हैं। अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वैसे मुझे बताया जाता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। ये चुनाव दिग्विजय सिंह के बस का नहीं है। अपने 77 साल का हो चुका हूं। ये चुनाव नौजवानों को लड़ना है, ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है। गांव-गांव में, शहर में, मोहल्ले में, कस्बे में आपको चुनाव लड़ना है। ये चुनाव दिग्विजय सिंह का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है। संकेत मिले हैं और चुनाव की बात की जा रही है। क्या वास्तव में जिससे पहले कयास लगाए जा रहे थे, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कमलनाथ कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, दूसरी तरफ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कहते हुए नजर आए कि यदि दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी चुनाव लड़ेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो क्या दिग्विजय सिंह को इसलिए संकेत दिए गए हैं? तमाम कयास हैं और इन कयास पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा जी। अमित शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही आम आदमी पार्टी के संयुक्त सचिव रईसा मलिक जी हमारे साथ हैं। रईसा मलिक जी, आपका भी स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और राजनीतिक विश्लेषक आर के शुक्ला जी हमारे साथ हैं। आर के शुक्ला जी, आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले अमित शर्मा जी, आपके पास आना चाहूँगा। 2 सवाल हैं। पहला कि कांग्रेस की सूची में इतना विलंब क्यों हो रहा है? कुछ समय बचा है प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने का, जिसमें से 3 सीटें अभी ऐसी हैं जहां पर
प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, तो विलंब का कारण क्या हो सकता है? और दूसरी बात, दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं कि मुझे संकेत मिले हैं और पार्टी ने कहा है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, ये चुनाव मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है, मतलब उनको पता है लेकिन जनता को नहीं पता है। देखिए सूरज जी, कांग्रेस पार्टी का जो पहला चरण का चुनाव है, लगभग 10 सीटों की बहुत सारी सीटें घोषित कर दी गई हैं, लेकिन जो कुछ सीटें रह गई हैं उसमें मैं समझता हूं कि शीर्ष नेतृत्व का सारा मंथन चिंतन होने के उपरांत आज देर रात तक आपको कांग्रेस की बची हुई 18 सीटों पर जो हमारे प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के रहेंगे उनकी अधिकृत घोषणा हो जाएगी। और दूसरा आपका सवाल कि दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ दिग्विजय सिंह जी ना कि कहीं और से बल्कि राजगढ़ उनकी जो जन्मभूमि है वहाँ से वो जिला पंचायत सदस्य रहे, नगर पालिका अध्यक्ष रहे, विधायक रहे और राजगढ़ एक उनके परिवार का हिस्सा है। और वो अपने परिवार में कहा कि निश्चित ही हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा होगा कि आपको चुनाव लड़ना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जब अपने परिवार में पहुंचे तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा शीर्ष नेतृत्व के आदेश होगा और मुझे उसका पालन करना पड़ेगा और मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा, इसीलिए चुनाव मेरा नहीं है, मेरा ये अंतिम चुनाव होगा। मेरा तो चुनाव नौजवानों को लड़ना है, वहाँ के किसानों को लड़ना है, वहाँ के आदिवासियों को लड़ना है और तमाम राजगढ़ लोकसभा के जो संसदीय क्षेत्र के आम मतदाता हैं जो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी को जानते हैं। राजगढ़ को कहीं ना कहीं विकसित करने का काम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने करा, उसको आगे बढ़ाने का काम दिग्विजय सिंह जी ने करा, स्वयं उनके बेटे वहाँ से विधायक है, तो इसीलिए वहाँ की जनता बड़ी प्रेम करती है। और हमेशा मैं पाठक जी एक बात और कहना चाहता हूँ सूरज जी कि दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे आम कार्यकर्ता नेता जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता है कि हमेशा उन्होंने कहा है कि मुझे जहां से भी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आदेश करेगा, पार्टी जहां से आदेश करेगी, मैं चुनाव लड़ने को तैयार रहूंगा। ठीक है, जैसे आप तो उसी तारतम्य में मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह जी को संकेत दे दिए गए होंगे और हमारे नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी शीघ्र चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। दिग्विजय सिंह शीघ्र चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है और जैसा कि कहा कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा संकेत दे दिया गया, इसलिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से जनता से बात करते हुए बातें कही हैं तो सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी हमारे साथ हैं। शिवम शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ। शिवम जी, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? शिवम जी, जैसे कि बात हुई, अभी अमित शर्मा जी ने कहा कि बहुत जल्द प्रत्याशियों की सूची आ जाएगी। कहीं कांग्रेस की ये सोची समझी साजिश या सोची समझी चाल या रणनीति तो नहीं है ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें इस बात के लिए रणनीति तैयार करने का मौका ना मिले कि उनके सामने कौन है, इसलिए सूची में देर की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति न बना पाए? इस संदर्भ में आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। देखिए, यह चुनाव राष्ट्रीय अर्थों का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी इसमें प्रत्याशियों को केंद्र में रख करके राजनीति को आगे नहीं बढ़ा रही है। बहुत ही स्पष्टता के साथ समझने की आवश्यकता है कि यह चुनाव प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लड़ रहा है। तो प्रत्याशी की भूमिका तो अपने आप में यहाँ पर गौड़ है। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के आधार पर स्तर पर कुछ उनको प्रचार का अतिरिक्त समय देकर के, कांग्रेस में वैसे भी संगठन बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, वहां पर व्यक्ति विशेष ही पार्टी को संचालित करते हैं। तो उस स्थिति में यह देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर प्रत्याशी चयनित नहीं कर पा रही है तो चुनाव कैसे लड़ेगी। और कांग्रेस के भीतर जो आपसी गुटबाजी है, जिस प्रकार से बड़े नेता लगातार चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, यह एक बेहद ही चिंताजनक स्थिति उनके लिए होनी चाहिए। कांग्रेस के लिए चिंताजनक स्थिति होना चाहिए, ये कहना है शिवम शुक्ला जी का कि चूंकि उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं और या प्रत्याशी उनके जो तय किए जा रहे हैं वो नेता मना कर रहे हैं। वापस आऊंगा आपकी ये बात लेकर के और यही बात लेकर अमित शर्मा जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं रईसा मलिक जी आपके पास आना चाहूंगा कि जिस गठबंधन में आप हैं उस गठबंधन के मुख्य दल की ये स्थिति है कि यहाँ नेता खुद को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, सूची का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे जो शिवम जी हैं, शुक्ला जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, ये भी प्रवक्ता बने हैं तो मंझे हुए राजनीतिक भी होंगे। इनको पता होना चाहिए ये राजनीति का ये एक तरीका होता है कि अंदरूनी तौर पे सब कुछ तय कर लिया जाता है और धीरे से लोगों को कह दिया जाता है और उसके बाद वो अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। अगर ये राजनीतिक है और प्रवक्ता है तो इन्हें ये सब बातें पता होना चाहिए। बीजेपी में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं और
भले ही ओपन होकर डर के बारे में ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोगों से कहते हैं कि भाई मुझे कह दिया गया है और मुझे तो चुनाव लड़ना ही है और मैं तैयारी कर ही रहा हूँ, मुझे इन्हें अच्छे से पता होना चाहिए। और इसी तरह से अगर उन्हें कहा गया है, ये तो बहुत वरिष्ठ नेता है, इन्होंने पूरा मध्य प्रदेश संभाला है और पूरे देश में इनका इंटरफेयर रहता है राजनीति में और बहुत ही मतलब चाणक्य माने जाते हैं। और अगर इन्होंने कुछ बात कही है माननीय दिग्विजय सिंह जी ने, तो जरूर उसमें कोई बात होगी और उनसे कुछ आपस में जो अभी बैठकें हुई थी उस बैठक में तय हुआ होगा। तय होने के बाद ही उन्होंने ये बात लीक करी होगी कि भाई दबी छुपी बात ना करते हुए उन्होंने सीधी सीधी बात कह दी कि मुझे आदेश मिल रहा है और मुझे आपके बीच में लड़ना है। तो वो जनता की राय ले रहे हैं और जनता की राय लेने में कोई बुराई नहीं है, जहां तक मेरा मानना है। जनता से राय ले रहे हैं, जनता की राय लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये सवाल और भी उठ रहे हैं। वापस आऊंगा आपके पास में। आर.के. शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगा। दिग्विजय सिंह जी को सूचना मिल गई है, संकेत मिल गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से कह दिया 33 साल बाद राजगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं दिग्विजय सिंह। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना है तो भोपाल से क्यों नहीं लड़ रहे हैं, 10 साल यहाँ मुख्यमंत्री रहे, यहाँ लड़ने में क्या नुकसान है। ये कहने के पीछे मुख्यमंत्री का क्या आशा है, आपसे चाहूंगा कि उस पर प्रकाश डालें। दूसरी तरफ कि दिग्विजय सिंह पहले सियासी गलियारों में चर्चा रही कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो तो ये उन्होंने ये भी कहा कि मैं सब पूरा देखभाल करना चाहता था, रणनीति बनाना चाहता था, ये युवाओं को चुनाव लड़ना चाहिए, मैं तो अब उम्र दराज हो चुका हूं। तो इसके पीछे दिग्विजय सिंह की क्या मंशा है? देखिए, आपने दो प्रश्न किए कि माननीय दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते। हाँ, स्पष्ट और सीधा सा कारण है, 2019 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़े थे और निश्चित रूप से वो कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़े चेहरे हैं प्रदेश में। उसके बावजूद एक नए प्रत्याशी ने जो भोपाल से बाहर के थे, भारतीय जनता पार्टी ने एकाएक लाके उनके सामने खड़ा कर दिया। और माननीय दिग्विजय सिंह की शायद, अगर मेरी याददाश्त सही है, 3,34,000 के आसपास से हार हुई थी। हाँ। तो ये जो 3,34,000 का फिगर है, ये निश्चित रूप से किसी भी राजनेता के लिए, वो दिग्गी राजा हो या कोई अन्य नेता हो, इसकी भरपाई करना, और आज के इस माहौल में कि जहां पूरी तरीके से एक जनमानस है वो बीजेपी के पीछे पीछे चल रहा है या बना हुआ है, या बीजेपी ने ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया है या नैरेटिव सेट है, तो अब ऐसे में दिग्विजय सिंह जैसे एक मजा हुआ खिलाड़ी द्वारा भोपाल की तरफ, तो भोपाल से चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता रहा। दूसरा सवाल ये उठता है कि चूंकि वो चुनाव लड़ने में इच्छुक ही नहीं थे, वो कई बार सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा भी कर चुके थे या इशारे कर चुके थे। अब चूंकि पार्टी का आदेश है और पार्टी ऐसी विकट परिस्थितियों से गुजर रही है, तो इसके बावजूद 77 के ईयर ओल्ड आदमी अगर चुनाव लड़ने को तैयारी देता है, पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये तारीफ काबिल है। और कांग्रेस पार्टी के जो आम कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल इससे उठेगा। अब तो सवाल जी, वो बात, एक बात जो आई थी कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा था कि यदि दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी चुनाव लड़ेंगे तो मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूं। तो अब क्या लगता है कि पार्टी ने यदि उनकी बात सुनी हो, दिग्विजय सिंह को मैदान में उतार रही है, कहीं ना हो सकता है संभावना है कि जीतू पटवारी भी आ सकते हैं, तो उमंग सिंगार, क्योंकि उनका जो वक्तव्य था वो किसी और आशय में था कि यदि वो चुनाव लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा। जी देखिए, उमंग सिंगार जी और दिग्विजय सिंह, ये जो यदि हम गुटबाजी का नाम लें तो ये दो अलग अलग गुटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, या दो अपने अपने मठाधीश हैं। एक अपने एरिया के हैं, एक अपने एरिया के हैं। तो और ये बात भी सही है कि कांग्रेस के जितने भी बड़े स्वयंभू या बड़े नेता हैं वो इस चुनाव से बचना चाह रहे थे। अब चूंकि जब पार्टी के आदेश हो रहे हैं, ऊपर से इशारे मिल रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर फुटबॉलें तो फेंकी जाएंगी। अब चूंकि सिंगार साहब ने आगे बढ़ के एक स्टेटमेंट दे दिया कि साहब यदि ये चुनाव लड़ते हैं तो मैं तैयार हूं। हो सकता है दिग्गी राजा ने उसी रणनीति के तहत हाँ बोली हो कि ठीक है, राजगढ़ से हम लड़ रहे हैं, धार से आप आ जाइए। और अगर ऐसा आता है तब भी मेरा मानना है कि किसी न किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी का हित ही होना है। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा हो सकता है और ये लाभदायक संकेत हो सकते हैं कि यदि वरिष्ठ नेता मैदान में आते हैं तो जो साधारण कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा। अमित शर्मा जी, यदि यही चीज़ है कि दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़ाया जाना है या जीतू पटवारी आ रहे हैं मैदान में, यहाँ हम बात करें कि उमंग सिंगार मैदान में आ रहे हैं, कमलनाथ मैदान में आ रहे हैं, तो अगर ये चीज़ें पहले से और घोषणा हो जाती तो कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ जाता। ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन
देखिए सूरज जी, ये कोई रेस नहीं हो रही कि पहले उन्होंने टिकट घोषित कर दी और बाद में कांग्रेस ने अभी टिकट घोषणा नहीं करी। नहीं तो कांग्रेस की ओर से बयान आ चुका था पहले कि सबसे पहले कांग्रेस घोषणा करेगी। निश्चित ही जी। मैं आपको विधानसभा, शुभम जी सुन रहे हैं, विधानसभा चुनाव के पूर्व 2023 में ले जाऊं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम पूर्व में शीघ्र कांग्रेस से पहले सूची जारी कर देंगे, लेकिन होने के तक कांग्रेस ने भी कहा था, लेकिन कांग्रेस ने विधानसभा में पूरी सूची जारी कर दी। सत्ता में रहने के बाद स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का गृह जिला विदिशा रह गया था, 12 सीटें और रह गई थी। प्रतिस्पर्धा इस बात की नहीं है, मुद्दों के आधार पर चुनाव है, ये केंद्र के मुद्दों पर चुनाव है। लोगों की, महिला की गृहस्थी के किचन से लेकर और अंबानी और अडानी तक का चुनाव है। जिस तरीके से बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, तमाम मध्य प्रदेश एक ज्वलनशील मुद्दों से जूझ रहा है और बेरोजगारी से तड़प रहा है। किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। हम सिर्फ एक धार्मिक आस्था की पिच पर गेंद को डालने का काम कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का और देश का नौजवान इस बात को समझता है, किसान समझ रहा है। महिलाएं आधी आबादी की बात करने वाले, उनके अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की 9 वर्षों में केंद्र की सरकार ने और करीब 20 वर्षों होने को आ रहा है मध्य प्रदेश की सरकार ने करा है। तो मुद्दा इस बात का नहीं है। देखिए, हमेशा कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने एक कार्यकर्ता के नाते शीर्ष नेतृत्व का पालन करा। आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे थे, राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा था कि अरुण यादव जी को शिवराज सिंह चौहान जी के सामने जाके चुनाव लड़ना है, अरुण यादव जी को। अरुण यादव जी ने उसका पालन करा। अभी भी अखबार में जब तक सूची नहीं आ जाएगी, अधिकृत नहीं होगा, लेकिन अरुण यादव जी को कहा तो अरुण यादव जी का बयान उठाइए। आपने कहा अमित जी की अधिकृत सूची नहीं आ जाती तब तक, तो फिर फुंदेलाल सिंह मार्को ने कैसे फॉर्म भर दिया? देखिए, कुछ फुंदेलाल मार्को जी अभी वर्तमान में हमारे एमएलए, और जैसा कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने हो सकता है कि कुछ संकेत दे दिए हों, और उनका जो हर आदमी कम से कम एक ग्रह को मानता है, कम से कम एक धार्मिक आस्था को मानता है, अपने नक्षत्र को मानता है। उनके पंडित जी ने, उनके लोगों ने बताया होगा कि शुभ घड़ी है, इसमें आप भर दीजिए और जो नामांकन की डेट आएगी बी फॉर्म कांग्रेस पार्टी की ओर से जमा कर दिया जाएगा, और नहीं तो एक अनुशासित कार्यकर्ता के नाते फॉर्म वापस ले लिया जाएगा। ये पहले भी भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, कोई नया कांग्रेस करने जा रही है, इसका कोई ऐसा कोई वो नहीं है। तो मैं समझता हूं कि एक जन आधारित पार्टी है और अनुशासित लोग हैं। दिग्विजय सिंह जी जैसे तमाम नेता बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के पहले कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ताओं ने, उन्होंने हमेशा स्वीकार, जो शीर्ष नेतृत्व ने आदेश दिया है उसका उन्होंने पालन किया। ठीक है, जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश है उसका पालन किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। यदि फुंदेलाल मार्को ने फॉर्म भर दिया है तो यदि वहां से आधिकारिक घोषणा किसी और की होगी तो वो फॉर्म वापस ले लेंगे। इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी बात ये आती है शिवम शुक्ला जी, जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा, फिर किया, फिर विधानसभा का उन्होंने उदाहरण दिया। इन सब तमाम बातों के बीच में एक बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए। ठीक है, मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर, कांग्रेस 28 सीटों पर करना है, 10 पे कर चुकी है, 18 पे और कर देगी। ये तमाम चीज़ें हैं। आपने कहा कि यहाँ प्रत्याशी प्रमुख नहीं है, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रत्याशी की उपादेयता नहीं मानती है भारतीय जनता पार्टी की, प्रत्याशी अच्छा होगा तो चुनाव जीतेंगे। सिर्फ ये मानती है कि नरेंद्र मोदी का काम अच्छा है तो चुनाव जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो प्रत्याशी पर भी विश्वास करती है, अपने नेता पर भी करती है, नीतियों पर भी करती है। हमने प्रत्याशी भी सामने रखे, प्रत्याशी तो कांग्रेस के सामने नहीं आए। हाँ, यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को मानती है कि राष्ट्रीय स्तर के जब विषय सामने आते हैं, हमारी पार्टी की नीति, कार्यक्रम और बाकी नीतियां, यह तमाम चीजें उसमें महत्वपूर्ण जो परिदृश्य है उसके केंद्र में रहती हैं। प्रत्याशी वहां पर उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती, लेकिन इसके बावजूद भी विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में हमारा प्रतिनिधि कौन होगा, कौन पार्टी के विचार का सेना नायक होगा, यह तो जनता के सामने हमने स्पष्टता के साथ रखा ही है और जनता उस पर विश्वास भी कर रही है। और हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि इस बार भी जनभावना हमारे साथ ही रहेगी। कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए कि आज जब शीर्षस्थ नेता चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी भी कितने दबाव के बाद आज हामी भर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, टिकट आने से पहले जब कोई प्रत्याशी नामांकन करना शुरू कर चुके हैं, ये अंधेर नगरी और राहुल राजा की जो कहावत है, चौपट राजा की जगह यह कहा जाना उचित होगा, ये अंधेर नगरी और राहुल राजा, राहुल गांधी जी पूरी तरीके से अक्षम। और तो क्या शिवम जी, आप जो जी आ रहा हूँ जी आपके पास में, चुनाव लड़ना नहीं है, शिवम जी भूल गए, अभी बहुत ज्यादा लंबे समय नहीं हुआ है। विजय वर्गीय जी ने तो खुद ही सभाओं में कहा था कि
मुझे चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन जबरदस्ती मुझसे चुनाव लड़वाया जा रहा है, तो वो क्या था? शिवम जी, रईसा मलिक जी ने एक सवाल किया आपसे। देखिए, मैं बिल्कुल बता देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता ने चुनाव लड़ने के लिए इतने लंबे समय तक मना नहीं किया। स्वाभाविक तौर पर चुनाव जब हुए तो पूरी तरीके से जिस भी व्यक्ति को पार्टी संगठन ने निर्धारित किया उसने चुनाव लड़ा और पार्टी ने टिकट निर्धारित कर दिया। उसके लिए कोई कंसल्टेशन या दबाव की राजनीति नहीं की। चुनाव नहीं लड़ना, मुझे जबरदस्ती भेज दिया गया है। ठीक है जी, अमित जी, शिवम जी वापस आ रहा हूँ। अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अमित शर्मा जी। देखिए शुभम भाई, अगर हिस्ट्री में चले जाएं तो आप देखिए कि इनके पूर्व में कितने बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से किनारा किया, बाहर करे। और आप देखिए आज इम्पोर्टेंट जो चुनाव लड़ने की बात मुझे कांग्रेस पार्टी को सीख देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है वो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो में राज्यसभा से जाकर लोग चुनाव मंत्री बने हुए मोदी कैबिनेट में, तो इसीलिए सीख देने की चर्चा ना करें। और रही बात मुद्दों के आधार पर, कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा, नरेंद्र सिंह तोमर जी से तो आज भी चले जाएं। अरे कहां गई उमा भारती जी चुनाव लड़ने के लिए? और फिर भोपाल का इतना विकास हुआ, इतने सारे अच्छे कैंडिडेट थे, तो प्रज्ञा ठाकुर जी को क्यों हटा दिया गया? और मैं कहना चाहता हूं कि बात ये परिस्थितियों की है। आज जिस तरीके से परिस्थितियां और हालात हैं उस पर ये प्रश्न कांग्रेस पार्टी पे लगा रहे। मैं हमेशा कहता हूं कि कभी कभी हम इस बात को भी याद रखें कि जब शाइनिंग इंडिया चल रहा था 2009 में या 29 में, हमेशा कहता हूं 29 सीटों की बात करते थे, जब कांग्रेस पार्टी ने 12 सीटें, जनता ने कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। तो उत्साहित होना अच्छी बात है, अति उत्साहित कहीं ना कहीं परिणाम को घातक कर देता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ था। तो सूरज जी, आज शिवराज सिंह चौहान जी के अनुशासन के बयान उठा लीजिए कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा मेरे को गायब कर दिया जैसे गधे के सबसे सिंह गायब कर दिए। तो ये कांग्रेस ने नहीं कहा, तो शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे थे। और किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय के बयान है, मैं डिबेट को मोड़ना नहीं चाहता। ठीक है। तो इसीलिए पहले आत्ममंथन करें। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी, अनुशासित पार्टी। जिस तरह से अमित शर्मा जी ने कहा है, रईसा मलिक जी ने कहा, तो क्या आप कांग्रेस के प्रत्याशियों को प्रतिद्वंदी मानते ही नहीं है? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी में जीतू पटवारी कमलनाथ के साथ लड़ रहे हैं, कमलनाथ दिग्विजय के साथ लड़ रहे हैं, दिग्विजय उमंग सिंगार के साथ लड़ रहे हैं, और ये आपस में ही लड़ भिड़ करके समाप्त होने वाला राजनीतिक संगठन है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी आज एक मत होकर के बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मुझे सुनकर के बेहद हंसी आती है कि भी ज्यादा वक्त नहीं बीता, महीने 2 महीने पहले ही अलका लांबा हो, अजय माकन हो, पवन खेड़ा हो, तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो ईडी और सीबीआई का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, घबराहट में कि हमारा अगला लोकसभा चुनाव हमारे हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, तो घबराहट में आपने एक लॉ एंड ऑर्डर टाइप का तैयार कर दिया है पूरे देश में। जो आवाज उठाएगा उसको दबा दिया जाएगा, नहीं तो ईडी और सीबीआई के छापे मार। ठीक है सूरज जी, मेरे विद्वान भारतीय जनता पार्टी के साथी बात कर रहे हैं। मैं इनके सबसे शीर्ष नेतृत्व अमित शाह जी को बता दूं कि अब नीतीश के लिए दरवाजे कभी नहीं खोलेंगे। अब दरवाजे लेकर, फूल की माला लेकर अमित शाह खुद दरवाजे पे खड़े थे और मोदी जी ने खुद कारपेट बिछाया था नीतीश चाचा को, पलटू राम को अंदर लेने के लिए। फिर उनके एक जो पूर्व मुख्यमंत्री बनाए गए, उन्होंने एक पूरा स्वाफा बांधा था जैसे हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ बांधे हुए, और उन्होंने भगवान और मंदिर के सामने कसम खाई थी कि ये जब उतरेगा, जब नीतीश को मैं सरकार से हटा दूंगा और नीचे गिरा दूंगा। तो ये तो करनी और कथनी में भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से अंतर रहा है। और एक महाराष्ट्र के नेता के बारे में कहते थे चक्की पीसिंग, तो चक्की तो पिसी नहीं। और उन्होंने जो वॉशिंग मशीन में साफ कर ईडी और उससे प्रेशर दिलाकर जो अजीत पवार को साफ करा है, अब सबसे प्रेमी अजीत पवार है। तो करनी और कथनी में अंतर भारतीय जनता पार्टी का है, और कृपया सीख देने की आवश्यकता नहीं है। जी, दोनों सवाल किए गए हैं आपसे, शिवम जी, अमित शर्मा जी ने किए हैं, रईसा मलिक जी ने किए हैं। कम शब्दों में प्रत्युत्तर चाहूंगा आपका इनसे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने सहयोगियों के प्रति इस प्रकार से निकृष्ट बातचीत नहीं की। हम तो हमेशा मानते हैं कि लोकतंत्र में सर्वसमावेशी राजनीति होनी चाहिए और सभी को साथ में लेकर के चलने। अरे शिवम, वीडियो है, लेकिन हम जिन लोगों के विरोध में हम शिवम भाई वीडियो है, वीडियो जरा डिबेट के बाद उठाइएगा। नहीं, स्वाभाविक तौर पर वीडियो फुटेज आप कुछ भी दिखा लीजिए, लेकिन आपको भी समझने की आवश्यकता है
कि इतने वर्षों तक आपके ही भ्रष्टाचार, आपके ही जो पूरा एक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार थी, उसके विरोध में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। नहीं, क्यों मतलब नहीं है? पूरा अन्ना का आंदोलन, उसकी पॉलिटिकल करेंसी को यूटिलाइज करने वाले के जो बॉन्ड का जो हुआ घोटाला निकल के आया है, पूरे विश्व में छाया हुआ है, इसको आप कर रहे हैं कि हमारे यहाँ हुआ है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला, जो इतना बड़ा, जो आज तक विश्व में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ, इसे आप स्वीकार कर रहे हैं। आप चलिए, चूंकि जैसा कि कहा घोटाले की बात हुई, तमाम बातें हुई, प्रतिद्वंद्वियों की बात हुई, लेकिन यहाँ तमाम जिस पर हम विषय पर केंद्रित रहेंगे, जिस विषय पर चर्चा हुई है कि ये जो विषय सामने आए हैं, आर के शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूँ, जो समय की सीमा है, कम शब्दों में आपसे प्रतिक्रिया चाहूँगा कि वास्तव में कांग्रेस मध्य प्रदेश की 29 सीटों में, या यूँ कहें कि 28 सीटों पर कहाँ है मैदान में? देखिए, इसका जवाब देने के पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा जी। अभी जो हमारे यहाँ हमारे साथ में 3 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, तीनों ही सम्मानीय हैं, तीनों ही पार्टियों के अपना अपना प्रवक्ता हैं जी। लेकिन ये भी जानते हैं कि ये ना सभी के दामन पे दाग तो है, किसी के पे कम है, किसी के पे ज्यादा है, किसी के दाग पुराने हो गए हैं, किसी के दाग 24 घंटे पहले लगे हैं। तो ये जो हम नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं जनता को, इससे पहले इन सभी को अपने अपनी पार्टियों के अंदर बैठ के इन नैतिकता सीखना चाहिए। अब हम आते हैं आपके सवाल पे कि कांग्रेस कहाँ दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस के पास खोने को कुछ है नहीं। क्षमा चाहूंगा, आपकी बात रोक रहा हूं बीच में। मैंने आपसे इस प्रश्न इसलिए किया है क्योंकि मैंने ये प्रश्न किया था शिवम शुक्ला जी से कि आप क्या कांग्रेस के प्रत्याशी को प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं। उस संदर्भ में, उस आशय में मेरा आपसे ये प्रश्न था। नहीं, देखिए जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसके खिलाफ या कोई भी उम्मीदवार हो, जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं वो निश्चित रूप से प्रतिद्वंदी होते हैं। अब वो कमजोर है, स्ट्रांग है, ये चुनाव परिणाम आने के बाद तय होता है जी। लेकिन अगर हम ये देखें कि कांग्रेस की संभावनाएं कितनी हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास लोकसभा चुनाव में खोने को कुछ नहीं है। 28 सीटें उनके पास ऑलरेडी नहीं है, 1 सीट उनके पास है। अब उस एक में कांग्रेस कितनी प्लस कर लेती है, ये उसके लिए क्या होगा, प्लस पॉइंट होगा। अब 1 से 11 हो जाते हैं, 29 हो जाते हैं या 0 हो जाते हैं, ये तय करना हमारे प्रदेश की जनता को है। जनता तय करेगी पार्टी के उम्मीदवार, पार्टी की नीतियां, पार्टी का नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल सही कहा कि जो पार्टी की रीति नीति होगी, उम्मीदवार कैसे हैं, इस पर तय किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की सूची का इंतजार जहां कांग्रेस के नेताओं को भी है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशियों को भी है कि उनके सामने मुकाबला किससे होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता को भी इस बात का इंतजार है कि आखिर किसके मुकाबले में कौन है। हालांकि बिंदुओं हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। शिवम शुक्ला जी, अमित शर्मा जी, रईसा मलिक जी, आर के शुक्ला जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात हो रही है घोषणा से पहले, घोषणा यदि हो चुकी है तो वो घोषणा अघोषित क्यों है, उसे घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है। और कांग्रेस के 10 प्रत्याशी, मतलब मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ है। अब इंतजार है क्योंकि अभी उन 3 सीटों का जिक्र जरूरी है जिन 3 सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है, क्योंकि उन 3 सीटों में से तो वो जो टोटल 6 सीट हैं, उस 6 सीट में से 3 पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की तस्वीर साफ है, लेकिन बाकी 3 सीटों पर अभी तस्वीर साफ नहीं। कब तक होगी कहा जा रहा है, रोज कहा जाता है कि आज शाम तक, आज देर रात तक सूची आ जाएगी, लेकिन 27 तारीख नामांकन की अंतिम तारीख है। 30 तारीख को नामांकन पत्र वापस लिए जाने की तारीख है। क्या 27 से पहले मध्य प्रदेश की उन 3 पर या फिर बाकी 18 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी की सूची आ जाएगी? और ये जो बातें हो रही हैं, ये कितनी सत्य हैं, इनका जो आशय है वो कितना सारगर्भित है, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।